आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेलेक्ट मोर्टेलिटी। सेलेक्ट मोर्टेलिटी। अब सेलेक्ट मोर्टेलिटी क्या होता है? देखो, अभी तक हम बात कर रहे थे अल्टीमेट मोर्टेलिटी की, यानी कि मोर्टेलिटी सिर्फ एज के साथ साथ चेंज होती है। तो हमने जैसे टेबल्स में भी हम देखते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो डेथ रेट है वो उसका इंक्रीज हो रहा होता है। जबकि अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें तो मोर्टेलिटी सिर्फ एज के साथ वेरी नहीं करती। मोर्टेलिटी पर्सन का सेक्स यानी कि जेंडर क्या है, उसका स्मोकर स्टेटस क्या है यानी कि स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसके साथ भी वेरी करती है। ठीक है, जैसे जेंडर की वजह से मैंने बताया था कि मेल मोर्टेलिटी हाई होती है, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किस किस वजह से हाई होती है। स्मोकिंग, अब आप सोचोगे स्मोकर या नॉन स्मोकर से जो मोर्टेलिटी है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता होगा। तो मोर्टेलिटी पे अगर इंपैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंश्योरेंस खरीदने जाएगा तो उसके प्रीमियम पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये देखते हैं कि मोर्टेलिटी हाई होती है या नहीं होती है। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से ले लेते हैं। किसी एक इंडिविजुअल का ना प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं हम, जिससे कि ये आइडिया हो जाएगा कि स्मोकर स्टेटस चूज करने से क्या उसके प्रीमियम पर कोई इंपैक्ट आता है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक ना 27 के इंडिविजुअल के लिए 48 ईयर यानी 27 + 48 75 ईयर तक की एक इंश्योरेंस लेनी थी 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, सिंपल है, 1 करोड़ रुपया 48 ईयर्स तक एनुअल प्रीमियम पे करेगा। एंड डू यू कंज्यूम टोबैको, मैंने यहां पर चूज किया नो, मैंने चूज किया यहां पे नो। बाकी सब कुछ सेम सिंपल मैंने एज इट इज फिल कर रखा है कि सैलरीड है, जो है ये बात नहीं कर रहा कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन के हिसाब से अभी यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट अंडर राइटिंग में इम्पैक्ट नज़र आ जाता है, वो आप बाद में समझेंगे इस चीज़ को। लाइफ एश्योर्ड एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन हो, 12th हो, इन सब चीज़ों से भी अंडर राइटिंग पे इम्पैक्ट आता है। इनकम मैंने 10 लाख ले ली है, पिन कोड मैंने ये ले लिया है। इसका अगर मैं प्रीमियम कैलकुलेट करता हूँ, इसका प्रीमियम कैलकुलेट होके आया 19,060 पर ईयर, पेबल फॉर 48 ईयर्स, यानी कि हर साल उसको 19,000 रुपये देना पड़ेगा अगर ये नॉन स्मोकर है तो। अगर ये नॉन स्मोकर है तो एक काम करते हैं, अब इसका स्मोकिंग स्टेटस चेंज करके देखते हैं। हमने इसका स्मोकिंग स्टेटस को नो की बजाय येस किया और फिर से कैलकुलेट किया इसका प्रीमियम। इसका प्रीमियम आ गया 22,872, यानी कि 19,000 के बदले में कंपनी ने 4,000 रुपए के आसपास एक्स्ट्रा डिमांड किया, जस्ट बिकॉज। बाकी आपकी उसमें कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ आपका फर्क क्या पड़ा है, स्मोकिंग स्टेटस पे फर्क पड़ा है। स्मोकिंग स्टेटस से अगर मैं देखूं तो 22,872 डिवाइडेड बाय 19,060, तो अप्रॉक्सीमेटली 20% का एग्जैक्ट, यहां पर अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट 20% का उन्होंने लोडिंग लगा दिया है, जस्ट बिकॉज कि आप जो हैं स्मोकर हैं। इसका मतलब कंपनी मान के चलती है कि अगर स्मोकर है तो उसके अर्ली डेथ के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि उस कंपनी को रिस्क ज्यादा फेस करना पड़ता है। दैट्स व्हाई दे आर चार्जिंग मोर प्रीमियम टू गिव द सेम इंश्योरेंस पॉलिसी जो है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गई बात स्मोकर या नॉन स्मोकर की। अब हम बात करते हैं कि अगर ऑक्यूपेशन की बात करें, देखो बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जो डेंजरस होते हैं। जैसे उसमें ना हमसे ये क्वेश्चनर भी एक भरवाया जाता है, उसका मैं सैंपल आपको दिखा दूंगा कि कुछ ऑक्यूपेशन होते हैं ना वो डेंजरस होते हैं। जैसे रोडवेज का बस ड्राइवर है, ठीक है, डेंजरस है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब नॉर्मल अगर बात करें किसी नॉर्मल बस ड्राइवर की तो हो सकता है वो 2 घंटे चलाता हो, उसके बाद आराम करता हो। एक ट्रिप 1-1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, बट रोडवेज का ड्राइवर है तो कम से कम नहीं तो 8-10 घंटे उसकी कंटिन्यूसली ड्राइव होगी, तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज फटीग ज़्यादा हो जाता है। जैसे आर्मी पर्सनल हैं, इस तरह के जो डेंजरस ऑक्यूपेशन होते हैं, माइंस में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की मोर्टेलिटी भी हाई होती है। ठीक है, क्योंकि मोर्टेलिटी पैटर्न सिर्फ एज पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ना हमें और जो है कुछ और सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिर्फ एज के साथ चेंज हो रहा होता तो हमारे पास टेबल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मोर्टेलिटी रेट जो एज के साथ साथ
ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करते हैं। ये बाकी सारी चीज़ें हम नहीं कैलकुलेट कर ले, हमारे कोर्स का ये पार्ट नहीं है और ना ही ये सेलेक्ट मोर्टेलिटी का पार्ट है। ये सारी चीज़ें कि जेंडर बेस्ड कैलकुलेट करना या ऑक्यूपेशन बेस्ड, ये अंडरराइटिंग प्रोसेस का पार्ट है। हमारे लिए जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट मोर्टेलिटी रेट, जो एज के साथ साथ ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करते हैं। ड्यूरेशन मतलब कि पॉलिसी लिए हुए 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, दे आर कॉल्ड सेलेक्ट रेट्स, दे आर कॉल्ड सेलेक्ट रेट्स। ठीक है, देखो जब भी कोई पॉलिसी लेने के लिए अप्लाई करता है ना, ठीक है, तो क्या करता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरता है, यानी कि जिसको हम प्रपोजल फॉर्म बोलते हैं। उसको अपनी रीसेंट हेल्थ कंडीशन के बारे में ना इंश्योरेंस कंपनी को सेटिस्फाई करना पड़ता है, उसके बाद ही उसको इंश्योरेंस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेडिकल अंडरराइटिंग, इसको हम कहते हैं मेडिकल अंडरराइटिंग। एक आपके सामने स्क्रीन पर ये एक क्वेश्चनर है, ठीक है, इस क्वेश्चनर के बेस पे सारे जो है पॉलिसी होल्डर मतलब जो कस्टमर है, जो प्रपोजर है, वो इस क्वेश्चंस के सबके आंसर देगा। ठीक है, तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो मतलब इसमें पूछा हुआ है पास्ट कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, पिछले 5 साल में आप बीमार तो नहीं, मतलब कोई हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुए थे, आपकी फैमिली में किसी की अर्ली एजेस पे डेथ तो नहीं हुई, और अगर हुई है तो उसका रीज़न क्या है। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर 40-45 की एज पे कैंसर से या हार्ट अटैक से डेथ हुई है तो कंपनी ये मान लेती है कि कोई चीज़ अगर हेरिडिटी की हुई तो ये बंदा भी उस चीज़ के रिस्क में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चनर के बेस पे अगर कंपनी को लगता है कि फर्दर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, यानी कि अगर आपने किसी का भी आंसर येस में टिक कर दिया कि येस मैं 2 साल पहले हॉस्पिटलाइज हुआ था 10 दिन के लिए, तो कंपनी फिर वो सारे उसके डिस्चार्ज स्लिप्स मांग लेगी, यानी वो ये मांग लेगी कि हाँ हुए थे, कोई बात नहीं। ये नहीं कि अगर आप एक बार हॉस्पिटलाइज हुए थे तो मेडिकल आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल ही नहीं सकती। हुए थे, उसका रीज़न क्या था और उसके करंट स्टेटस क्या है। ठीक है, सो अगर कंपनी को लगता है कि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे जो उसने इंफॉर्मेशन दी है वो भी सफिशिएंट नहीं है, तो कंपनी मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका करवा सकती है। ठीक है, हाँ आजकल क्या हो गया है कि अगर सबका आंसर नो में है, जो सैंपल क्वेश्चनर में सबका आंसर नो में है, तो कंपनी एक टेलीफोनिक मेडिकल होता है, उसके बेस पे ही जो अंडरराइटिंग टीम है वो आपसे फ़ोन पे ही सारा क्वेश्चन पूछ लेती है, और अगर वो सेटिस्फाई होती है तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर सम इंश्योर्ड ज़्यादा है, मान लो किसी ने 5 करोड़ का सम इंश्योर्ड लेना है, ठीक है, 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, तो मेडिकल होता ही है। ठीक है, और कैटेगरी मेडिकल एग्जामिनेशन ये नहीं कि हर बंदे का सेम ही मेडिकल होगा, हर एज के ऊपर डिपेंड करता है, उसने कितने करोड़ का या कितने लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी सम इंश्योर्ड के साथ साथ चेंज होता है, यानी जो कैटेगरी ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन है ना, वो भी सम इंश्योर्ड के साथ साथ चेंज होती है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ कि मान लो किसी ने 25 साल का या 30 साल का बंदा है, उसने 1 करोड़ की पॉलिसी लेनी है। ठीक है, कंपनी बोलेगी जी, अगर कंपनी को लगता है कि किसी चीज़ का आंसर यस था और वो फिजिकल एग्जामिनेशन पे बात आ ही गई है, तो कंपनी क्या करेगी, एक जो डॉक्टर है उसको सैंपल कलेक्शन के लिए घर पे भेज देगी आपके, या आपको किसी जो नियर बाय लैब होती हैं उनका कहीं पर आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया जाएगा, जिसमें बोला जाएगा आपको वहाँ जाके अपना ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल और ECG करवा के आना है, या घर आके डॉक्टर ये सब चीज़ें कर देगा। ठीक है, ये तो हो गई सपोज कैटेगरी 1। आपका सम इंश्योर्ड हो जाता है 5 करोड़, आपने मांगा सम इंश्योर्ड 5 करोड़, या सम इंश्योर्ड मांगा 10 करोड़। क्यों? आपकी एज जो आपका इनकम है उसके अकॉर्डिंग है, और आपको लगता है कि मेरे ना रहने पर मेरी फैमिली है उसको मिनिमम इतने की तो ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता हूँ। तो आपने 10 करोड़ का सम इंश्योर्ड मांग लिया, मांग लो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रीमियम तो आपने देना है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं इस बात से। तो 10 करोड़ के लिए कंपनी ना नेक्स्ट कैटेगरी पे चली जाएगी, वो आपके लिए सारे के सारे टेस्ट, यानी हार्ट से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड जितने पॉसिबल टेस्ट होंगे ना, सारे के सारे कंपनी जो है टेस्ट करवा देगी। ठीक है, तो इन सब का जो टेस्ट करवाना है, इन सब के पीछे लॉजिक क्या है? इन सब का एम ये है ताकि जो बैड रिस्क है, बैड रिस्क को या तो एलिमिनेट कर दिया जाए,
ठीक है। बाय रिजेक्टिंग द प्रपोजल, मान लो एक बंदे का ऐसा आता है कि वेट 105 किलो, हाइट 5 फुट 2 इंच, तो अगर उसका BMI कैलकुलेट करेंगे तो ओबीज में आएगा, मतलब 32-33 की रेंज में चला जाएगा। तो कंपनी को पता है कि जैसे जैसे अगर ओबेसिटी होगी तो उसके साथ साथ बीमारियां भी लगेंगी, तो ये बंदे के जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, जल्दी जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कंपनी हो सकता है सीधा रिजेक्ट ही कर दे। और हो सकता है कि कंपनी अगर मान लो मार्जिन पे है या मार्जिन से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कंपनी ये भी कर सकती है कि क्या करे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करके और उसको जितना मतलब एवरेज जितना उस नॉर्मली उस एज के बंदे से चार्ज किया जाता है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करके उसको पॉलिसी इशू कर दे। दिस इज कॉल्ड प्रीमियम लोडिंग, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि कई केसेस में 20% 30% लोडिंग आती है, और कई केसेस में मैंने 100% लोडिंग तक भी देख रखी है कि क्लाइंट ने बोला, क्लाइंट को हमने जो है बताया कि उसका प्रीमियम बैठेगा 18,000 रुपये, बट जब उसका मेडिकल हुआ तो कंपनी कहते हैं जी हम तो 36,000 रुपीज़ में इसको दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते, ठीक है। यानी कि प्रीमियम लोडिंग ज़्यादा। अब क्लाइंट की मर्जी है कि वो इंश्योरेंस लेना चाहता है तो प्रीमियम पे कर दे एक्स्ट्रा, नहीं लेना चाहता तो उसकी जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट मान लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर पॉलिसी होल्डर ने 1 साल पहले पॉलिसी ली है, मान लो आज वो X एज का है, उसने पॉलिसी X-1 की एज पे ली थी, ठीक है, या हम कहें कि X की एज पे पॉलिसी ली थी और आज वो X+1 का है, जो मर्जी मान लो, आपकी मर्जी है। अगर पॉलिसी होल्डर ने 1 साल पहले पॉलिसी ली है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में उसने कंपनी को रिसेंटली जस्ट 1 ईयर बिफोर ही सेटिस्फाई किया। 1 साल में इतना कुछ नहीं कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती, ठीक है। तो उसकी मोर्टेलिटी विद द सेम एज पर्सन, ठीक है, सेम एज पर्सन मतलब मान लो एक बंदा है 40 का, 39 की एज पे पॉलिसी ली थी, एक दूसरा बंदा है 40 का जिसने 37 की एज पे पॉलिसी ली थी। तो अगर ये ए है ये बी है, ठीक है, तो जिसने 3 साल पहले पॉलिसी ली थी इसकी मोर्टेलिटी जो है, मोर्टेलिटी ऑफ ए जो है, मैं मान के चलूंगा बेटर देन ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ बी। अब बेटर की जब बात करते हैं ना तो ग्रेटर नहीं होता, बेटर का मतलब होता है कि मोर्टेलिटी कम होनी चाहिए, मरने के चांसेस उसके कम होंगे, क्योंकि जिसने 3 साल पहले सेटिस्फाई किया है उस 3 साल में तो हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई हो, ठीक है। और इन दोनों की पॉलिसी, इन दोनों की जो मोर्टेलिटी होगी, मान लो एक 40 साल का बंदा है, उसने 25 साल की एज पे पॉलिसी ले ली थी, तो सी जो है उसकी मोर्टेलिटी सबसे हाई होगी, ए की सबसे कम, बी की उससे ज़्यादा और सी की सबसे हाई, क्योंकि 15 साल के अंदर तो पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिसेंटली ज्वाइंट पॉलिसी होल्डर है उसकी जो मोर्टेलिटी है वो, उसको हम सेलेक्ट मोर्टेलिटी कहते हैं। द मोर्टेलिटी ऑफ अ रिसेंटली ज्वाइंट पॉलिसी होल्डर, मैं लिख देता हूं, मोर्टेलिटी ऑफ a recently joined policy holder is called select mortality, and we assume it to be better than that of mortality which we call अल्टीमेट मोर्टेलिटी। क्योंकि अल्टीमेट मोर्टेलिटी में सिर्फ क्या होता है, अल्टीमेट मोर्टेलिटी में सिर्फ और सिर्फ एज के साथ चेंज में फर्क आता है, जो ड्यूरेशन है, कितने साल पहले पॉलिसी ली थी, उसका इंपैक्ट अल्टीमेट मोर्टेलिटी में नहीं हम लेके चलते, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रहे कि जो अल्टीमेट मोर्टेलिटी है, अगर पूरी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें तो अल्टीमेट मोर्टेलिटी उससे तो बेटर ही होगी, क्योंकि जब हम अल्टीमेट मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने कभी ना कभी पॉलिसी ली है, ठीक है। सेलेक्ट मोर्टेलिटी की बात जिन्होंने रिसेंटली ली है, और अगर हम पूरी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें तो उनकी जो मोर्टेलिटी है उसके अंदर वो सब भी लोग आ रहे हैं
जिन्होंने पॉलिसी इंश्योरेंस नहीं ली है। ठीक है, अब उससे बेटर कैसे हो सकती है अल्टीमेट मोर्टेलिटी? देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको खुद को ही लगता होगा कि उनको तो इंश्योरेंस मिल ही नहीं सकती, तो वो तो इंश्योरेंस लेने जाएंगे ही नहीं। इसका मतलब वो तो हमारे अल्टीमेट मोर्टेलिटी का पार्ट बने ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास फाइनेंशियल एबिलिटी ही नहीं है कि प्रीमियम पे कर सकें। इसका मतलब है कि अगर फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है तो क्या इससे उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है? हाँ, क्योंकि उनके पास बेटर मेडिकल फैसिलिटी के लिए एक्सेस नहीं है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल एबिलिटी कम है, हो सकता है कि उसका एजुकेशन लेवल कम हो। अगर एजुकेशन लेवल कम है तो उसको भला क्या है बुरा क्या है उसके बारे में अवेयरनेस भी थोड़ी सी कम हो सकती है। तो पूरी कंट्री की जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर सारे के सारे लोग काउंट होते हैं, जबकि अल्टीमेट मोर्टेलिटी में हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने इंश्योरेंस ली है, और सेलेक्ट मोर्टेलिटी में उनकी बात करते हैं जिन्होंने रिसेंटली इंश्योरेंस ली है। ठीक है, मान लो एक एक्स एज का पर्सन है, पर्सन करंटली एज्ड एक्स है। अगर मैं इसकी फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी लिखना चाहूं तो मैं उसको म्यू एक्स से डिनोट करूंगा। ठीक है, बट अगर मैं इसकी सेलेक्ट मोर्टेलिटी यानी सेलेक्ट की एज पे फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी लिखना चाहूं तो मैं इसको सेलेक्ट एक्स के लिए हम जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है ना, वैसा साइन लिख देते हैं। तो सेलेक्ट एक्स क्या बता रहा है कि किस एज पे उसने पॉलिसी ली थी। तो मान लो एक एक्स एज का पर्सन है, अगर उसने एक्स की एज पे ही पॉलिसी ली है तो उसकी मोर्टेलिटी को हम म्यू सेलेक्ट एक्स बोलेंगे। मान लो उस पर्सन को पॉलिसी लिए हुए 1 साल हो चुका है, यानी कि है तो एक्स का बट उसने x-1 की एज पे पॉलिसी ली थी, तो मैं कहूंगा ही वॉज सेलेक्टेड एट एज x-1 और उसकी ड्यूरेशन 1 साल हो चुकी है। ठीक है, उसने 2 साल पहले पॉलिसी ली थी, 2 साल उसकी ड्यूरेशन हो चुकी है, तभी तो उसकी एज x है। तो इसने अभी अभी सेटिस्फाई किया है, इसकी मोर्टेलिटी सबसे लो होगी। इसने 1 साल पहले सेटिस्फाई किया था, इसकी x वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, और इसने 2 साल पहले लिया है, इसकी x के मुकाबले तो ज़्यादा होगी। जिसने x-1 की एज पे पॉलिसी ली थी उससे भी ज़्यादा ले ली। तो क्या इसका ये मतलब मैं निकालूं कि एक बार पॉलिसी ले ली तो क्या जितनी मर्जी ड्यूरेशन हो सेलेक्ट मोर्टेलिटी अल्टीमेट से बेटर ही रहेगी? यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि चाहे 10 साल ड्यूरेशन क्यों ना हो जाए, चाहे 50 साल ड्यूरेशन ना हो जाए, आज से 20 साल पहले पॉलिसी ली थी, तो मैं कहूँगा ये जो है एक्स एज का पर्सन है तो इसकी मोर्टेलिटी जो होगी एक्स वाली एज से कम ही होगी। यानी कि एक बार पॉलिसी ले लो तो आपकी मोर्टेलिटी लो होगी चाहे जितने मर्जी ड्यूरेशन हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा, यानी कि सेलेक्ट मोर्टेलिटी इज नॉट ऑलवेज बेटर देन द अल्टीमेट मोर्टेलिटी। ठीक है, तो फिर क्या होता है? तो जितने कोई ऐसा टर्म भी तो होना चाहिए ना कि जितने ड्यूरेशन के बाद सेलेक्ट मोर्टेलिटी और अल्टीमेट मोर्टेलिटी में डिफरेंस ही नहीं रहा था, यानी कि जिसके बाद उसने कोई टेस्ट करवाए थे या नहीं करवाए थे, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आज से मैं 10 साल पहले टेस्ट करवाए थे, ठीक है, मान लो स्कूल में हमारा 10th क्लास के टाइम पे हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था किसी वजह से। ठीक है, आज आप 10th क्लास को छोड़ो, 12th भी बीत चुकी है, कॉलेज भी कर चुके हो, मास्टर्स भी कर चुके हो, उसके बाद जॉब लगी है आपकी और उन्होंने बोला जी आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना है। तो क्या 10th वाला उठा के ले आओगे कि ठीक है जी 10th वाला पड़ा हुआ है, मेडिकल सर्टिफिकेट तो मेडिकल सर्टिफिकेट ही होता है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। यानी कि अगर आज वो लेके आओगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही सेलेक्ट मोर्टेलिटी का भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन लेके चलते हैं जिसके बाद सेलेक्ट मोर्टेलिटी का इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। दैट पीरियड इज कॉल्ड सेलेक्ट पीरियड। दैट पीरियड इज कॉल्ड सेलेक्ट पीरियड। तो सेलेक्ट पीरियड की डेफिनेशन क्या हुई? इट मीन्स द पीरियड बियॉन्ड विच देर इज नो डिफरेंस, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मोर्टेलिटी विद चेंज इन टर्म। यानी आप जितनी मर्जी चेंज होती रहे टर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम, उस पीरियड को हम सेलेक्ट पीरियड बोलते हैं। जैसे जो AM92 टेबल है ना, एश्योर्ड मोर्टेलिटी 92 टेबल जो है, ये एज्यूम करके चलती है कि सेलेक्ट पीरियड जो है 2 साल का है। यानी कि AM92 ये मान के चलती है
सेलेक्ट एक्स की एज पे सेलेक्ट हुआ था, x-1 की एज पे सेलेक्ट हुआ था, 1 साल हो चुका है, ये म्यू एक्स से कम ही रहेगा, ठीक है। बट अगर x-2 की एज पे सेलेक्ट हुआ था और 2 साल हो चुके हैं तो ये म्यू एक्स के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि अब 2 साल में उसका जो इम्पैक्ट था, जो उसका हम बोल रहे थे कि इसकी मोर्टेलिटी लो होगी क्योंकि इसने अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में कंपनी को सेटिस्फाई किया है, उस चीज़ का इम्पैक्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। यानी कि अगर हम अदर वर्ड्स में कहें, अगर इसको जनरलाइज वे में बोलें तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि म्यू सेलेक्ट एक्स प्लस आर म्यू एक्स प्लस आर से कम होता है। यानी कि अगर इसने एक्स की एज पे पॉलिसी ली थी, आर ड्यूरेशन हो चुकी है, तो ये म्यू एक्स प्लस आर से कम रहेगा, प्रोवाइडेड आर की वैल्यू 0 हो या 1 हो। मैं होल नंबर इंटीजर्स की बात कर रहा हूं। बट म्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू म्यू एक्स प्लस आर हो जाएगा अगर आर की वैल्यू 2 या उससे ग्रेटर होगी, यानी 2 या 2 से उससे ग्रेटर होने पर सेलेक्ट मोर्टेलिटी जो है वो अल्टीमेट मोर्टेलिटी में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये रिलेशनशिप जो मैंने लिखी है ये सिर्फ म्यू के लिए ही वैलिड नहीं है, ये रिलेशनशिप क्यू के लिए, पी के लिए, एल के लिए, सब के लिए वैलिड है। यानी कि अगर मैं AM92 की बात करूं तो अगर मैं ये लिखूंगा तो ये भी QX के बराबर ही हो जाएगा, अगर मैं P लिखूंगा तो भी उसके बराबर होगा, अगर मैं L लिखूंगा वो भी उसके बराबर होगा। यानी कि अगर मुझे बोला जाए AM92 टेबल से Q50 + 2 की वैल्यू निकालो, Q50 + 2 की वैल्यू निकालो, तो मुझे 50 + 2 करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ Q52 देखना है। मुझे P58 + 3 की वैल्यू चाहिए, मुझे सिंपली P61 की वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो सेलेक्ट मोर्टेलिटी का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, वो अल्टीमेट में चेंज हो जाती है, ठीक है। चलिए इसको ना एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब किस तरह से सेलेक्ट और अल्टीमेट लाइफ टेबल हम बनाते हैं। कंस्ट्रक्टिंग select and ultimate life tables, constructing select and ultimate life tables, ठीक है। गिवन क्या है, QX की वैल्यूज गिवन है, सेलेक्ट की भी और अल्टीमेट की भी। चलो मैं एक क्वेश्चन ये लिख देता हूं आपके लिए। जैसे मान लो एज है 45, 46, 47, 48, 49, ये क्वेश्चन दे रखी हैं एज। ड्यूरेशन ऊपर दे रखी है कि अगर ड्यूरेशन 0 पे देखें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.000838 दे रखी है, 0.000924 दे रखी है, 0.001018 दे रखी है। ड्यूरेशन 1 के लिए, अच्छा इसमें सेलेक्ट पीरियड जो है वही 2 साल का ही लेके चल रहे हैं हम। ड्यूरेशन अगर 1 लेके चलते हैं, ड्यूरेशन 1 में मुझे Q46 की वैल्यू 0.01158 दे रखी है एंड 0.001284 दे रखी है। (48) की एज पे 0.001423 दे रखी है। ड्यूरेशन 2+ के लिए, ड्यूरेशन 2+ के लिए मतलब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 2+ जो है वो अल्टीमेट बन जाएगा, 2+ जो है अल्टीमेट बन जाएगा। तो 47 की एज दे रखी है 1415, 0.001564, 0.001729, ये क्वेश्चन में मेंशन है। अब पहले तो क्या करता हूं मैं ना इसमें ये देख लेता हूं कि इनमें से जो भी वैल्यूज दे रखी हैं, प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, इनका मीनिंग क्या है। देखो 45 है और ड्यूरेशन 0 है, इसका मतलब ये मेरा Q45 है, ठीक है। 46 है और ड्यूरेशन 0 है तो ये मेरा Q46 है, ये मेरा Q47 है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी मेरी Q47 की दे रखी है। इसकी एज है 46 बट 1 साल ड्यूरेशन है, इसका मतलब इसने पॉलिसी कब ली होगी, इसने पॉलिसी ली होगी 45 की एज पे। तो ये Q45 की एज पे सेलेक्ट हुआ था और 1 साल हो चुका है।
इसने 46 की एज पे पॉलिसी ली थी, 1 साल हो चुका है। इसने 47 की एज पे पॉलिसी ली थी, 1 साल हो चुका है। इसने 2 साल पहले ली थी और 47 एज है, तो ये Q47 है, क्योंकि 2+ में तो हम बोल रहे हैं कि अल्टीमेट बन रहा है। ये हमारा Q48 है, ये हमारा Q49 है। तो टेबल मुझे दे रखी थी, मैंने सब लिख लिया कि इनमें से वैल्यूज ये कौन कौन सी हैं। ठीक है, मेरा जो क्वेश्चन है, मुझे गिवन है कि L47 की वैल्यू 1000 है। गिवन है कि L47 1000 है। फाइंड L45 एंड L45 प्लस 1, L46 एंड L46 प्लस 1। मेरा क्वेश्चन है ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने का। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। L45, देखो जैसे मैं Q सेलेक्ट 45 की वैल्यू अगर लिखता हूँ, Q सेलेक्ट 45 लिखता हूँ, क्या मैं इसको 1 माइनस P45 कह सकता हूँ, विच इज 1 माइनस L45 प्लस 1, क्योंकि 1P45 चाहिए, डिवाइडेड बाय L सेलेक्ट 45। 45 प्लस 1 तो तुम्हारा 46 नहीं होता, क्योंकि 1 साल का जो सेलेक्ट पीरियड है वो तो नहीं है। ठीक है, अगर मैं Q45 प्लस 1 देखता हूं, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में, Q45 प्लस 1 की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ये हो सकता है 1 माइनस P45 प्लस 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस L45 प्लस 1 प्लस 1, यानी 45 प्लस 2 डिवाइड बाय 45 प्लस 1, विच इज 1 माइनस L47। समझ आया क्यों? क्योंकि 2 या 2 साल से ज़्यादा में सेलेक्ट जो है अल्टीमेट में चेंज हो रहा है, अपॉन में L45 प्लस 1। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है कितनी? इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 0.001158। 1 माइनस L47 मुझे 1000 गिवन है। इसके बेस पे मेरी वैल्यू L45 प्लस 1 की सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करूँगा तो मेरी L45 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, L45 प्लस 1 की वैल्यू मेरी निकल आएगी। हो जाएगा ये तो। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, Q46 लेके चलो, विच इज 1 माइनस P46। ठीक है, विच इज 1 माइनस L46 प्लस 1 अपॉन में L46। अगर मैं Q46 प्लस 1 की बात करूं तो ये बन जाएगा L48 डिवाइडेड बाय L46 प्लस 1। ठीक है, बट इट रिक्वायर्स L48, वो तो मेरे पास क्वेश्चन में दिया है नहीं है। मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में? मुझे दिया है क्वेश्चन में L47। ठीक है, मुझे दिया है L47। अब ये बताओ, जैसे मैं Q47 की बात करूं तो Q47 क्या होता है? 1 माइनस P47, विच इज, ये वैल्यू गिवन है मुझे, विच इज L48 डिवाइडेड बाय L47। L47 तो 1000 दिया है, यहां से मैं L48 की वैल्यू निकल जाएगी मेरी। चलो वैल्यूज मैंने पुट कर दी। L48 की वैल्यू आ रही है 998.59। इस वैल्यू को यहां डालूंगा तो मेरी वैल्यू किसकी निकल आएगी? L46 प्लस 1 की निकल आएगी। हमारा क्वेश्चन L45 प्लस 1 निकालना था, L46 प्लस 1 निकालना था, दोनों निकल आए। अच्छा, और हमारा क्या है? L सेलेक्ट 45 निकालना है। ठीक है, L सेलेक्ट 45 निकालना है। हमारे पास इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू गिवन है, L45 प्लस 1 ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, इससे L45 की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह इस एक्सप्रेशन से L46 की वैल्यू निकाल लोगे तो हमारा सारा टास्क कंप्लीट हो गया। तो आपको L45 सेलेक्ट, L45 प्लस सेलेक्ट 45 प्लस 1, L सेलेक्ट 46 और L सेलेक्ट 46 प्लस 1 निकालना था, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कि किस तरह से हम सेलेक्ट एंड अल्टीमेट टेबल्स जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मुझे बोला जाए जी
AM92 टेबल से AM92 टेबल से आपको कैलकुलेट करना है 3P42, ठीक है। 3P सेलेक्ट 42, फॉर्मूला क्या कहता है? L42 प्लस 3, L42 दैट बिकम्स L45 अपॉन L सेलेक्ट 42। अगर मैं एक्चुअल टेबल के अंदर देखूं, यस, इस टेबल में अगर मैं देखूं तो L सेलेक्ट 42 ये रहा, ठीक है। एंड L45 देखना है तो LX वाले कॉलम में देखोगे, तो सेलेक्ट वाला आप इसमें देखोगे और LX वाला आप इसमें देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो मुझे ये कैलकुलेट करना है 3P50 प्लस 1, दैट इज L50 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय L50 प्लस 1, दैट इज L54, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा होते ही सेलेक्ट जो है अल्टीमेट में चेंज हो जाएगा। L50 प्लस 1, L54 तो आपको देखना आता है, L50 प्लस 1 टेबल में नहीं है डायरेक्टली, तो यहां देखो क्या है। L50 प्लस 1 मेरे पास क्या है, सेलेक्ट क्या है, एजेस क्या है, X की एजेस दे रखी हैं। तो मैं क्या करता हूं, क्या मैं इसको L50 प्लस 1 को, मेरे पास कॉलम है या तो L सेलेक्ट X का, एक है X माइनस 1 प्लस 1 का और एक है LX का। 50 प्लस 1 को क्या मैं लिख सकता हूं, 51 माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि जब हम X की वैल्यू 50 प्लस 1 का मतलब 51 एज है उसकी, 51 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये वैल्यू तो L51 की देगा, ठीक है। ये मुझे देगा 51 माइनस 1 50 प्लस 1 की, यानी कि ऐसा बंदा जिसने 1 साल पहले पॉलिसी ली थी, यानी कि उसकी ड्यूरेशन 1 साल की हो चुकी है। तो इसके अंदर जो वैल्यू मुझे मिलेगी ना, ये वाली वैल्यू X के कॉरेस्पॉन्डिंग 51, X की वैल्यू अगर मुझे 50 प्लस 1 चाहिए है, मुझे वैल्यू क्या चाहिए, मुझे चाहिए 50 प्लस 1, तो इसको मैं करंट एज क्या मान के चलूंगा उसकी 51, तो करंट एज 51 के कॉरेस्पॉन्डिंग जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये जो वैल्यू है 9686.9669 ये वाली वैल्यू मेरी क्या होगी, ये वैल्यू होगी मेरी L सेलेक्ट 50 प्लस 1 की वैल्यू, ठीक है। चलिए हो जाएगा ये, चलिए और देखते हैं एक अदर क्वेश्चन। जैसे डेफर्ड का देख लेते हैं क्वेश्चन। मान लो 2 डेफर्ड Q47 प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, यानी करंट एज है उसकी 47 प्लस 1 यानी 48, 2 साल डेफर करना है यानी 2 साल तक जिंदा रखना है। तो 47 प्लस 1 48 का है, तो 47 प्लस 1 वाले को 2 साल जिंदा रखना है और उसके अगले 1 साल में मार देना है, यानी कि 47 प्लस 1 प्लस 3 तक उसको मार देना है। तो देखो ये उसकी एज क्या हो गई, 47 प्लस 1 तो उसकी करंट एज हो गई। जैसे ही AM92 की बात की तो ये उसकी एज हो गई 50, ठीक है, क्योंकि 2 साल उसको जिंदा रखना है, और ये एज हो गई उसकी 51। इट मीन्स मैं चाहता हूं 47 प्लस 1 का पर्सन 2 साल रहे जिंदा, ठीक है, और फिर 50 का होके उसकी 1 साल में डेथ हो जाए। ये वैल्यू तो देखनी आती है, डायरेक्ट दी होती है, 1Q51 1Q50। 2P47 प्लस 1 जब मुझे निकालना है, जैसे ही यहां पर प्लस 1 आ गया ना, इसका मतलब है वही मुझे इस तरीके से चलना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, L50 डिवाइडेड बाय L47 प्लस 1, जिसको मैं लिखूंगा L50 डिवाइडेड बाय L48 माइनस 1 प्लस 1। तो X की वैल्यू कौन सी, X की वैल्यू 48 के कॉरेस्पॉन्डिंग, X की वैल्यू 48 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू मिलेगी मुझे यहां पे, ठीक है, ये मेरी 48 माइनस 1
48 माइनस 1 प्लस 1 की वैल्यू होगी, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये तो मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल्स करवा दिए। अब असाइनमेंट जो हमारा है उसमें से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 24, एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 24, इन ए स्पेशल मोर्टेलिटी टेबल विद सेलेक्ट पीरियड ऑफ 1 ईयर, AM92 2 साल का सेलेक्ट पीरियड लेके चलता है, मगर किसने कहा कि हमेशा ही सेलेक्ट पीरियड 2 साल का होता है? कितने साल का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टेबल की कौन सी आप टेबल यूज कर बनाने को बोला है आपको। 1 साल का सेलेक्ट पीरियड है। फॉलोइंग रिलेशनशिप्स आर ट्रू फॉर ऑल एजेस, एक्सप्रेस P सेलेक्ट X इन टर्म्स ऑफ PX। देखो क्या करेंगे हम, सेलेक्ट X प्लस 0.5, ठीक है। अगर मैं P सेलेक्ट X को ब्रेक करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, इसको 1 साल, यानी कि X एज पे जो सेलेक्ट हुआ था मुझे उसको 1 साल जिंदा रखना है, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि X एज का पर्सन पहले 0.5 ईयर जिंदा रह ले और फिर X प्लस 0.5 का हो के 0.5 ईयर और जिंदा रह ले? ठीक है या नहीं? यस, ठीक है। किस्तों में जी रहा है ना। 1 साल के बाद तो X प्लस 1 का हो ही जाएगा वो, ठीक है। 1P सेलेक्ट X अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या चाहूंगा कि पहले सेलेक्ट X आधा साल जिंदा रहे, फिर सेलेक्ट X प्लस 0.5 का होके आधा साल और जिंदा रहे। 0.5PX को 1 माइनस 0.5Q सेलेक्ट X लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसको हम 1 माइनस 0.5Q सेलेक्ट X प्लस 0.5 कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई नहीं। 0.5Q सेलेक्ट X को हम 0.25 टाइम्स QX कह सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। एंड इसको हम 0.6 टाइम्स QX कह सकते हैं। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो 1 माइनस 0.6 QX माइनस 0.25 QX प्लस 0.25 इंटू 0.6 दैट इज 0.15 QX इंटू QX इज QX का स्क्वायर। तो 1 माइनस 0.85 QX प्लस 0.15 QX का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस PX? इसको भी मैं 1 माइनस PX लिख के उसका होल स्क्वायर लिख लेता हूं। इसको ब्रैकेट को ओपन कर देना, ठीक है। तो आपका P सेलेक्ट X जो है इन टर्म्स ऑफ PX निकल आएगा। यस, कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को दिक्कत है इसको समझने में? चलो ठीक है, एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक ये क्वेश्चन देखो, ए स्पेशल मोर्टेलिटी टेबल विद 3 ईयर सेलेक्ट पीरियड, 3 साल का सेलेक्ट पीरियड है और गिवन क्या है कि Q सेलेक्ट X प्लस 10 इज सेम एज, यानी कि अगर करंटली किसी की एज X प्लस 10 है और उसने आज पॉलिसी ली, तो जिसने X प्लस 4 की एज पे पॉलिसी ली थी और 1 साल पहले ली थी, X प्लस 4 की एज पे पॉलिसी ली थी और 1 साल पहले ली थी, उन दोनों की मोर्टेलिटी सेम है। यानी कि 1 साल में ही उसकी जो मोर्टेलिटी है वो किसके बराबर हो गई है? जिसकी एज आज की डेट में X प्लस 10 है, ठीक है। एंड इट इज सेम एज, अगर उसने X की एज पे ली थी तो 2 साल, और अगर X प्लस 1 की एज पे ली थी तो अल्टीमेट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, गिवन है। वो कहते हैं अल्टीमेट मोर्टेलिटी अगर लेनी है ना तो AM92 टेबल से लेके चलना।
हमें 2p सेलेक्ट 40 चाहिए। मुझे 2p सेलेक्ट 40 की वैल्यू निकालनी है। 2p सेलेक्ट 40 को क्या मैं लिख सकता हूं 1p सेलेक्ट 40 इंटू 1p सेलेक्ट 40 प्लस 1। किश्तों में जीना सीख जाओ कि पहले 40 वाला 1 साल जिंदा रहे, फिर 40 प्लस 1 का होके 1 साल और जिंदा रह ले। क्लियर है? इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस क्यू 40, 1 माइनस क्यू 40 प्लस 1। अगर पूरा ही सेलेक्ट है, अगर पूरा ही सेलेक्ट है तो पूरे सेलेक्ट को हम x प्लस 10 की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 30 प्लस 10 लिख सकते हैं। ठीक है? और सेलेक्ट प्लस 1 को, सेलेक्ट प्लस 1 को अगर मैं 40 को ब्रेक करूं प्लस 4 की फॉर्म में तो 36 प्लस 4 प्लस 1 में ब्रेक कर सकता हूं मैं। कोई डाउट इसमें? नहीं। Q सेलेक्ट x प्लस 10 इज सेम एज क्यू एक्स प्लस 1, यानी कि x यहां पर क्या है 30 है, तो ये क्या बन जाएगा Q31। यहां x क्या है 36, तो ये क्या बन जाएगा Q37। अब आप क्या करोगे, आप AM92 टेबल उठाओगे, उसमें से Q31 की वैल्यू लोगे, Q37 की वैल्यू लोगे और इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दोगे। उन्होंने बोला है अल्टीमेट मोर्टेलिटी जब की फॉर्म में जब चेंज कर लोगे तो उसके बाद आप चाहो तो AM92 टेबल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? वन डेफर्ड 3Q40 प्लस 1, वन डेफर्ड 3Q40 प्लस 1। ठीक है? मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। इसका मतलब इसकी करंट एज क्या है, इसकी करंट एज है 40 प्लस 1। मुझे इसको 1 साल डेफर रखना है, यानी कि 40 प्लस 2 पे। आप बोलोगे इसको 42 लिख लो, नहीं, क्योंकि इसकी सेलेक्ट पीरियड टेबल का कितना है 3 साल का है, तो ये 40 प्लस 2 ही लिखा जाएगा। उसको अगले 3 साल में मारना है, तो 40 प्लस 2 प्लस 3, इसको आप 45 लिख सकते हो, क्योंकि 3 साल से ऊपर होते ही सेलेक्ट जो है किस में चेंज हो जाएगा, अल्टीमेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो मैं क्या चाहता हूं अल्टीमेटली, मैं चाहता हूं 40 प्लस 1 का बंदा 1 साल रहे जिंदा, और फिर 40 प्लस 2 का होके वो अगले 3 साल में मर जाए। ठीक है? तो 1P40 प्लस 1 अगर इसको कैलकुलेट करना चाहूं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1P40 प्लस 1 को मैं 1 माइनस Q40 प्लस 1 लिख देता हूं, विच इज 1 माइनस Q36 प्लस 4, 36 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है? विच इज 1 माइनस Q30, x हमारा क्या हो गया यहाँ 36, तो Q37 के बराबर हो जाएगा, जैसे ये मैंने कैलकुलेट किया था। ठीक है? Q40 प्लस 1 ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं ना। अच्छा, रही बात किसकी, दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट मतलब 3P40 प्लस 2, इसकी वैल्यू चाहिए। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1P40 प्लस 2 इंटू 1P40 प्लस 3 इंटू 1P40 प्लस 4। नॉर्मली तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। अब जैसे ही मुझे मालूम चला कि इसकी सेलेक्ट पीरियड कितना है 3 साल का, तो 3 साल ऐड होते ही ये क्या बन जाएगा 1P, सिलेक्शन हट जाएगा तो क्या बन जाएगा 1P43। ठीक है? ये क्या बन जाएगा 1P44। तो ये तो आपको डायरेक्टली टेबल से मिल जाएंगे। बची कहानी इसकी, इसको लिखा मैंने 1 माइनस Q40 प्लस 2। ठीक है? ये तो डायरेक्टली मिल जाएगा, ये डायरेक्टली मिल जाएगा। प्लस 2 के केस में कौन सा है, प्लस 2 के केस में देखें तो सेलेक्ट x प्लस 2 इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस 1 है, तो सेलेक्ट x प्लस 2 इज क्यू एक्स प्लस 1, तो x कितना है 40, तो ये हो जाएगा Q41 इंटू 1 माइनस P43 1P44। ये वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी।
तो सिंपली 1 माइनस Q41, 1 माइनस Q43, 1 माइनस Q44, ये 41, Q41 भी टेबल में होता है, Q43 भी टेबल में होता है, Q44 भी टेबल में मिल जाता है आपको। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारा पोर्शन हुआ कौन सा, ये हो गया हमारा सेलेक्ट मोर्टेलिटी का।